नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 5 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 6ठे नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का जो वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो सीखने वाले होते हैं उनका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम से बिल्कुल किया जाता है। वहीं पर दोस्तों बात करें नंबर 2 पर, तो देख सकते हैं कि यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर, जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है, और जो असेसमेंट होते हैं यानी कि मूल्यांकन होते हैं उसके माध्यम में भी आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहीं ना कहीं मदद करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान होता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो संश्लेषणात्मक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप जो है वो विश्लेषणात्मक होता है। बात करें दोस्तों शिक्षा की, तो देख सकते हैं इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो संश्लेषणात्मक होता है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। तो कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, तो बिल्कुल आपको उत्तर ये सही करना है, और अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप क्या होता है, तो आपको उत्तर बिल्कुल विश्लेषणात्मक सही करना है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, तो आपको बताना है कि एक वस्तुपरक विज्ञान है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के तहत ही किया जाता है। इस लाइन से ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ये सारी चीजें बिल्कुल आपको पता ही है। तो यहाँ से जो पेडालॉजी के सेक्शन में आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर ये लाइन आपको डायरेक्ट याद है या फिर आप इसे रट लेते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीधा संबंध होता है वो शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से होता है। यानी कि शिक्षण में सीखने से इसका जो सीधा संबंध होता है। वहीं पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। अगर उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि पील महोदय के अनुसार जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक विज्ञान है। जबकि अगर हम वी.एफ. स्किनर साहब के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान और सीखना कला है। यानी कि दोस्तों इसमें सीखना विज्ञान और सीखना कला दोनों ही सम्मिलित है। आप वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। यानी कि शिक्षा की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप यकीन मानिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाले हैं। बात करें नंबर 1 पर तो देख सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, यानी कि अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आपका सामाजिक के साथ साथ हर क्षेत्र में, आपका सभी क्षेत्र में बिल्कुल विकास संभव है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकती है। यह कैसे होगी आगे इस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना है कि ये औपचारिक और अनौपचारिक कैसे है। आगे सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल बस पेशेंस के साथ पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है और आगे आने वाली वीडियो देखनी है, तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में संबंध प्रक्रिया है और यह किसी न किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यानी कि दोस्तों जो शिक्षा है वो आपका ये नहीं कह सकते हैं कि केवल शिक्षण संस्थानों से ही प्राप्त होती है, बल्कि आप कहीं भी इसको सीख सकते हैं, किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं। यानी कि आपके आसपास आपके वातावरण में जो भी आपके क्षेत्र में आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सभी से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यह निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती रहती है। यानी कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ये नहीं है कि शिक्षा का यहीं तक ही सीमित दायरा है, यहीं तक हम चीज़ों को सीख सकते हैं। शिक्षा का बहुत ही लंबा दायरा है, यानी कि इसका जीवन पर्यंत दायरा है, तो आप जब तक चाहें चीज़ों को सीख सकते हैं, रुकावट नहीं होती है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति में बहुमुखी बदलाव आते हैं। यानी कि दोस्तों शिक्षा के माध्यम से अपने आप व्यवहार को भी बदल सकते हैं। यानी कि आप धनात्मक दिशा में अगर जाना चाहते हैं तो शिक्षा के माध्यम से आप धनात्मक दिशा में जा सकते हैं, और अगर आप ऋणात्मक दिशा में जाना चाहते हैं तो शिक्षा के ही माध्यम से आप ऋणात्मक दिशा में भी जा सकते हैं। यानी कि आपको जैसी संगत मिलेगी वैसे ही आपको शिक्षा मिलेगी और वैसा ही आपका बिल्कुल विकास होगा। वहीं पर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ उपयोगिता भी होती है। क्या उपयोगिता होती है, अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक, यानी कि विद्यार्थी किस तरीके से विकास कर रहा है अध्यापक को उसको समझने में बिल्कुल सहायता ये प्रदान करती है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक, यानी कि अध्यापक यदि चाहे कि अपने विद्यार्थी की समस्याओं को कैसे समझे तो वो उसके व्यवहार के माध्यम से, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से चीज़ों को समझ सकता है। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक, कक्षा शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बिल्कुल समझ सकता है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में सहायक, यानी कि दोस्तों आपके पास मान लीजिए एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और सबके व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल समझ सकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप सभी छात्रों के व्यवहार को बहुत ही आसानी से शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें धनात्मक मनोवृत्ति, यानी कि नजरिया या दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, का निर्माण करने में सहायक। आप किसी के नजरिया को कैसे समझते हैं, किसी के दृष्टिकोण को कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। नंबर 6 पर देख सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान, यानी कि किसी के मूल प्रवृत्ति और उसकी क्या रुचि है, ये सारी चीज़ें भी आप शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। योग्यता और क्षमता का विकास, यानी कि अपनी योग्यता और क्षमता का विकास भी आप शिक्षा मनोविज्ञान के तहत कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अगले नंबर पर देख सकते हैं कि मानसिक क्रियाओं जैसे कि आपका चिंतन हो गया, सोच हो गया, विचारधारा हो गई, इन सभी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए आप शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षा के कुछ आयाम भी होते हैं, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा के आयाम के तो देख सकते हैं शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यानी कि इसी 3 विषय वस्तु के बारे में आपको बिल्कुल पूरे CDP में पढ़ना है कि इसके शिक्षक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, छात्र से और पाठ्यक्रम से कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के कितने आयाम होते हैं, या फिर कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है शिक्षा के ये आयाम है, आपको 4 उत्तर दे दिया जाता है, जिसमें से आपको शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा, और चौथा आपका स्कूल दे दिया जाएगा, या फिर विद्यालय दे दिया जाएगा, या फिर कुछ भी दे दिया जाएगा। तो वही आपको बिल्कुल छांटना होता है कि इसमें से कौन गलत है। वहीं पर दोस्तों अगर हम जॉन डेवी के अनुसार बात करें कि शिक्षा के कितने आयाम होते हैं, तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के त्रिध्रुवीय आयाम होते हैं, यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जबकि अगर हम जॉन एडम के अनुसार बात करें तो द्विध्रुवीय होते हैं, यानी कि शिक्षक और छात्र होते हैं, इन्होंने पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया है। यानी कि दोस्तों आपके शिक्षा के आयाम अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। लेकिन यदि अगर आपसे जॉन डेवी के अनुसार पूछ ले, यानी कि इनका नाम दे करके पूछ ले, तो आपको त्रिध्रुवीय बताना है, और त्रिध्रुवीय में आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको जॉन डेवी के अनुसार पूछ ले तो आपको द्विध्रुवीय सही करना है, यानी कि शिक्षक और छात्र ही जो शिक्षा के आयाम होते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के आयाम से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया, तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय में इसे देख करके बिल्कुल रिवीजन कर सकें। बात करें शिक्षा के प्रकार के बारे में तो देख सकते हैं कि शिक्षा के जो प्रकार होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि दोस्तों अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें आपका जो स्कूल है वहाँ से आपको ये शिक्षा मिल जाती है, और अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो ये परिवार, यानी कि सबसे पहले
पहले माँ से मिल जाता है, और निरौपचारिक शिक्षा से बात करें तो ये पत्राचार के माध्यम से हमें ये सारी शिक्षाएं मिल जाती हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से शिक्षा का प्रकार नहीं है और आपको ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल देखने को मिल जाए, तो उसमें से जो चौथा होगा वही बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो वही चौथा आपको बिल्कुल सही करना है कि ये तीनों शिक्षा के आयाम होते हैं और जो चौथा है वो नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीज़ों को बिल्कुल बता दिया। आप इसको एक बार 2 बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे 3-4 बार वीडियो को देखिए, चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यकीन मानिए इसी वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल हम लोग अधिगम के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कल की जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कर सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।